नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित श्रृंखला सच का सामना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सावरकर की वीर गाथा को याद करने के सिलसिले की आज की कड़ी में हम बात करेंगे उनके 5वें माफीनामे की। पहले 4 माफीनामों में हमने देखा कि वो किस तरह से सावरकर किस तरह से अपनी रिहाई के लिए अंग्रेजों से हर वो वादा कर रहे हैं जिससे वो उनकी बात मान लें, और इस क्रम में वो लगभग घुटनों के बल झुककर प्रार्थना करते हुए नजर आते हैं। हर तरह की शर्त वो मानने को तैयार दिखते हैं और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार दिखते हैं। तो सवाल उठता है कि उनका जो 5वां माफीनामा है वो क्या कहता है। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे इस सिलसिले में बातचीत करते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, हम लगातार उनके माफीनामों की बात कर रहे हैं। 4 माफीनामों के बारे में आप बता चुके हैं कि उन माफीनामों में किस तरह से उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से माफी मांगी है, किन-किन शर्तों के साथ। उनकी अपनी नहीं, उनकी हर शर्त मानने को तैयार हैं। वो किसी भी तरह से झुककर समझौता करने को तैयार हैं। ये 5वां माफीनामा भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें क्या खास बात है? जी, देखिए 5वां माफीनामा उनका अंडमान की जेल से लिखा हुआ अंतिम माफीनामा है, जो उन्होंने मार्च 1920 में लिखा। अब इसके पहले क्या हुआ था, रॉयल क्लेमेंसी यानी शाही शाही क्षमादान की घोषणा की गई थी। और सरकार ने कहा था कि जो लोग भी जेल में हैं और जिन्होंने निजी कारणों से अपराध नहीं किया है, बल्कि इस जल्दबाजी में अपराध किया है कि देश के वो आजादी को प्राप्त कर सकें, ऐसे सब लोगों को क्षमा दी जाएगी। तो ऐसे में कई लोगों को क्षमा दी गई, पर सावरकर बंधुओं को इसमें भी नहीं छोड़ा गया। तो सावरकर इस समय ये लिखते हैं कि भाई, क्योंकि शायद सरकार छोटे भाई को छोड़ दिया गया था नहीं, उनको भी नहीं छोड़ा गया था। इसके बाद, माफीनामे के बाद। जी, हाँ, प्लीज। तो वो फिर उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने दो, क्योंकि इस माफीनामे में वो दोनों की बात करते हैं, अपनी भी बात करते हैं, अपने भाई की भी बात करते हैं। इसलिए मैं कह जी, सकता हूँ कि उन्हें इससे पहले नहीं छोड़ा गया था। जी, और क्योंकि उनके खिलाफ भी जो आरोप था, वो जैक्सन को जो मर्डर किया गया था, जिसकी हमने बात की थी, उसके लिए पिस्तल पहुंच आई थी, और वो सब उसमें भी गुत्थम गुत्था था। तो खैर, सावरकर ये लिखते हैं कि भाई देखिए, हमारे जो साथी प्रिजनर्स थे, खास तौर से 2 नाम वो लेते हैं। एक हेमदा का, और दूसरा ये जो अरविंदो अरविंदो के भाई, दोनों का नाम लिखते हैं। तो वो कहते हैं कि वारेंद्र। जी, वारिन, दोनों का वो लिखते हैं और कहते हैं कि इन सबको तो सजा मिल गई है। ये तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया था। ये इन्होंने हिंसक रास्ते का भी इस्तेमाल किया था, बम बनाया था, जिससे अंग्रेज ऑफिसर मारे गए थे। तो जब इन सबको माफी दी गई है, तो हमें क्यों नहीं माफी दी जा रही, ये वो इसमें सवाल खड़ा करते हैं। और पूरे विस्तार में फिर वो ये भी बताते हैं कि पूरे देश में ये रिहाई की मांग चल रही है, जो सही भी है कि देश का आंदोलन उस समय ये मांग कर रहा था कि सावरकर को छोड़ दिया जाए। तो उसका भी वो हवाला देते हैं। ये बात भी बताते हैं कि मेरी बहुत योग्यता है। मैं अगर ब्रिटिश अधिकारी कहते थे कि मेरी योग्यता इतनी है कि यदि मैं उनके साथ रहता तो मेरा काफी ऊंचा पद हो जाता, वगैरह वगैरह। और इसी के साथ जो अंत में 2-4 बातें कहते हैं, ये माफीनामा खास तौर से शमसुल इस्लाम की जो किताब है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है, सावरकर हिंदुत्व, मिथक और सच। इस किताब में ये हिंदी में उपलब्ध है, क्योंकि अभी तक जो माफीनामे एक 1913 वाला हिंदी में उपलब्ध है, और ये 1920 वाला उपलब्ध है। बाकी जो हमने बात की है, वो खुद स्वतः स्वतः अनुवाद करके हमने किया है। तो इसमें काफी जो चीजें हैं, उसको मैं इसमें से पढ़ना चाहूंगा कि जी, प्लीज। प्रमुख सरकारी अधिकारियों की हत्या करना उनकी स्वयं की स्वीकारोक्ति के अनुसार वे मजिस्ट्रेटों और अधिकारियों की हत्या के लिए लड़कों को भेजने के लिए दोषी ठहराए गए थे। ये बारिंद्र कुमार घोष और हेमचंद्र दास के बारे में कह रहे हैं। तो उनको भी छोड़ दिया गया, पहली बात ये कहते हैं। तो तो इन्होंने तो बम भी बनाया, उसमें किंग्सफोर्ड मारे भी गए, उसके बावजूद हमें नहीं मिला। तो मुझे क्षमादान अगर करेंगे, तो ये थोड़ा एक इक्विवेलेंस हो जाएगा कि जैसे दूसरे लोगों को रिहाई मिली है,
तो हमें भी उसके आधार पे रिहाई मिलना चाहिए। और दूसरा ये जो वो बात कहते हैं कि मैं खास तौर पर जोर देकर कहना चाहता हूं कि जैसा गृह सचिव ने अराजकतावाद से प्रेरित प्रहारकों का जिक्र किया है, यानी द माइक्रो द ऑफ एनार्किज्म का जिक्र किया है, हम उनमें से नहीं है जो इस प्रकार के उग्रवादी विचार पद्धति में यकीन करते हैं। तो ये अपनी वो विचारधारा को फिर से यहाँ अंडरलाइन करते हैं और फिर यहाँ वो फिर इनका उल्लेख करते हैं। मैंने अपनी याचिकाओं 1914, 1918 में लिखा था कि मैं संविधान के प्रति प्रतिबद्ध और पूरी तौर से उसका समर्थन करता हूँ। यानी इस बात को ये रेखांकित कर रहे हैं कि मैं अपनी उस बात पर टिका हूँ कि मैं आपका पूरा पूरा समर्थन करूंगा। मैंने सरकार के सम्मुख एक स्वयं सेवक के रूप में अपनी सेवाएं प्रस्तुत की थी। आप इस पर यकीन करें या न करें, मैं संवैधानिक रास्ते का पूरी तरह से कायल हूं और अपने इस इरादे और सत्य निष्ठा को व्यक्त कर चुका हूं। ये उनकी दूसरी बात है। शाही उद्घोषणा, जो रॉयल क्लेमेंसी की हम बात कर रहे थे, कि जरिए सरकार ने मेरा दिल जीत लिया है। दरअसल मैं किसी जाति या पंथ या सिर्फ लोगों के आधार पर नफरत करना उचित नहीं समझता। ये उनकी और बात है। फिर इसमें वो भी बताते हैं कि सरकार के सामने जो मुख्य खतरा है वो अफगानिस्तान और दूसरी तरफ से है। तो ऐसे इसमें अगर हम जैसे लोग बाहर आएंगे तो इसमें सरकार की ही मदद होगी। तो फिर वो कहते हैं कि मैं और मेरा भाई सरकार की दी हुई सभी शर्तों को सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और आज अगर आप हमें कहेंगे कि हम राजनीतिक जीवन से इतनी अवधि के लिए अवकाश ले लें, उसके लिए भी हमारी तैयारी है। तो फिर वो कहते हैं कि जो घोषणा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम जैसे लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। तो फिर अंत में महत्वपूर्ण बात, ये अंतिम बात है, मैं तयशुदा उचित प्रतिबंधों को मानने के लिए तैयार हूं। सरकार द्वारा घोषित वर्तमान व भावी सुधारों से सहमत व प्रतिबद्ध हूं। उत्तर की ओर से तुर्क अफगान कट्टरपंथियों का खतरा दोनों देशों के समक्ष समान रूप से उपस्थित है। इन परिस्थितियों ने मुझे ब्रिटिश सरकार का ईमानदार सहयोगी, वफादार और पक्षधर बना दिया है। इसलिए सरकार मुझे रिहा करती है तो मैं व्यक्तिगत रूप से कृतज्ञ रहूंगा। मेरा प्रारंभिक जीवन शानदार संभावना से परिपूर्ण था, लेकिन मैंने अत्यधिक आवेश में आकर सब बर्बाद कर दिया। मेरी जिंदगी का यह बेहद खेदजनक और पीड़ादायक दौर रहा है। मेरी रिहाई के लिए नया जन्म होगा। सरकार की यह संवेदनशीलता, दयालुता मेरे दिल और भावनाओं को गहराई तक प्रभावित करेगी। अब आखिरी वाक्य सुनिए, मैं निजी तौर पर सदा के लिए आपका हो जाऊंगा। मैं निजी तौर पर सदा के लिए आपका हो जाऊंगा। भविष्य में राजनीतिक तौर पर उपयोगी रहूंगा। भविष्य में राजनीतिक तौर पर उपयोगी रहूंगा। तो ये उनके पूरे चरित्र को जो उन्होंने बाद में जिया, उसका ये एक मैनिफेस्टो टाइप है। जी जी, तो तीन चार चीजें। एक तो ये कि वो जिस 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 हिस्से को, उनकी जीवन के जिस हिस्से को हम लोग क्रांतिकारी मानते हैं, वो उसको खुद खारिज कर रहे हैं। वो उसको खुद गलत बता रहे हैं कि मैंने वो गलत काम किया इस पत्र में, इस माफीनामे में। और इस तरह से अगर संघ परिवार कहता कि वो क्रांतिकारी हैं, तो सावरकर को तो ठीक उलट कह रहे हैं कि वो तो उनसे चूक हुई थी, भूल हुई थी एक बड़ी, और उसके लिए वो माफी मांग रहे हैं और उसको न दोहराने की बात कर रहे हैं। तो एक तो उसको उन्होंने उस पर पानी फेर दिया है। दूसरी बात, मैं आपका हो जाऊंगा, मैं मतलब ये तो गुलाम की भावना है, ये गुलामी की भावना है कि मैं आपके दास बन जाऊंगा। और तीसरा जो आपने कहा कि सॉरी मैं भूल गया हूं, तीसरी बात आपने क्या कही कि हाँ, राजनीतिक तौर पर आपके इस्तेमाल, मतलब एक तरह से आप एक एजेंट की तरह काम करेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य की राजनीति के मोहरे के तरह इस्तेमाल होने के लिए भी वो प्रस्तुत हो गए थे। तो ये तीनों चीजें बहुत ही डैमेजिंग है। अगर सावरकर के कद को हम लोग उस तरह से भी देखना चाहें, पॉजिटिव लाइट में भी देखना चाहें कि जेल जाने से पहले वो दूसरे व्यक्ति थे, दूसरे तरह की चीजें उन्होंने की, लेकिन ये जो चीजें उनके व्यक्तित्व से निकल कर आई हैं, वो तो उनको पूरा डिमोलिश कर देती है, उनके पूरे कैरेक्टर को डिमोलिश कर देती है। जी, अब इसमें आपने 3 मुद्दे उठाए। इसमें पहला मुद्दा देखिए कि उनको वीर क्यों कहते हैं। उनके सामने जो शब्द वीर लगाते हैं,
कई लोग उनको माफी वीर कहते हैं इसी कारण से, क्योंकि उन्होंने माफीनामे लिए। जिस बात के लिए उनको वीर कहा जाता है वो उसी को डिसोन कर रहे हैं, उसी को वो गलत बता रहे हैं। और दूसरा कि जैसे कि कोई भी आजादी के आंदोलन का जो सिपाही रहता है, जो उसके लिए काम करना चाहता है, प्रतिबद्ध रहता है, वो अपने उन मूल्यों को नहीं छोड़ता कि मैं आपकी सत्ता को के खिलाफ लगातार काम करता रहता हूँ, रहूंगा, मैं आपकी सत्ता के खिलाफ काम करता रहूंगा। और सावरकर के पत्रों में खासियत शुरू से लेकर आखिर तक ये रही है, जो बाद में उनको छुटकारा मिलने के बाद उन्होंने जिस चीज को फॉलो किया वो यही रही है कि मैं आपके लिए काम करूंगा, आपके लिए पूरा प्रतिबद्ध रहूंगा, आप जो भी योजनाएं बनाएंगे मैं उनको आगे तक समाज में ले जाने की कोशिश करूंगा। और इसी के चलते हम जब अगले फेज में देखेंगे तो फिर 1942 में उनकी मदद करना, उनकी फौज के लिए मदद करना और दूसरी चीजों को करना, वो उसी उनकी एक चीज का भाग है। और जैसे मैंने कहा, इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि इन माफीनामों से एक बात और भी उभरती है कि बाद में उन्होंने जो जीवन जिया वो इन पत्रों से मैच करता है। और जो उनके मानने वाले कहते हैं कि ये तो केवल चालाक एक कदम था रिहाई पाने के लिए, ये वैसा कदम नहीं था, ये वास्तविक में उनका पूरा परिवर्तन था। और जो उन्होंने लिखा, इसी शिवाजी की बात तो छोड़ी, उन्होंने जो लिखा उसमें कोई चालाकी नहीं थी, वो इसी रास्ते को करने वाले थे। और आज 100 साल बाद हम देख सकते हैं कि इन्होंने एग्जैक्टली वही किया जो उन्होंने इन पत्रों में लिखा। तो उनके जो मानने वाले हैं वो इस बात पर बड़े आक्रामक रहते हैं कि आप सावरकर की आलोचना क्यों कर रहे हैं, वो तो बहुत वीर थे। और उन्होंने जो जेल में यातनाएं भोगी, तो वो नेहरू, गांधी और पटेल, इनको तो 5 स्टार जेल थी, ये तो बहुत मजे कर रहे थे, ये तो पिकनिक मना रहे थे, ये जो बात थी। पर इनमें से जैसे हम देखेंगे कि जो भी भगत सिंह हो या आजादी के आंदोलन के जितने भी लोग रहे हों, गांधी, नेहरू, पटेल और उनके पूरे, किसी ने इस प्रकार की माफी नहीं लिखी। और उनको जो सजा जो मिली वो सजा उन्होंने भुगती, अपने काम को ओन किया। ऐसा ऐसा नहीं कहा कि जो हमने किया वो गलत किया, उन्होंने कहा हमने जो किया उस वही है। पर हाँ, उनको अंडमान क्यों नहीं भेजा गया, ये सवाल उठता है। सवाल ये भी है क्योंकि वो लोग जो थे वो पूरी तौर से अहिंसा के रास्ते में विश्वास रखते थे, जन आंदोलन में विश्वास रखते थे। इसलिए सजा का एक जो इंटेंसिटी है, सजा की जो तीव्रता है, वो कांग्रेस के लीडर्स और सावरकर में अलग थी। क्योंकि सावरकर निश्चित रूप से बॉम्ब मैनुअल भेज रहे हैं अपने साथियों से, उनको पिस्टल और इनसे भिजवा रहे हैं, उनका साथी मर्डर कर रहा है, तो इसके कारण उनको काला पानी में इस प्रकार की सजा हुई। तो ये कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं थी कि उन्होंने बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया। जो भी उन्होंने किया, उन्होंने खुद के किए पर खुद पानी फेर दिया, क्योंकि उन्होंने जी। जो किया कहा गलत था, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तो बहुत अच्छा जीवन जी सकता था, मैंने खुद को कहाँ फंसा लिया। तो इस तौर पे आज उनके समर्थक उनको जो सामने लाने की कोशिश करते हैं और अभी भी उन्हीं के नाम पे टिके हैं, उसका मुख्य कारण उनका क्रांतिकारी चरित्र नहीं है। उसका मुख्य कारण है जो उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को आर्टिकुलेट किया, जो उसको कोडिंग किया, जो उसको एक किताब के रूप में रखा। वो किताब इनके लिए एक मार्गदर्शक तत्व बन गई, इनकी राजनीति को रास्ता दिखाने वाला होता तरीका बन गया। इसीलिए वो कैसे न कैसे चलकर सावरकर पे चिपके हुए हैं, सावरकर को बचा के रखना चाहते हैं। और इसीलिए आप देख रहे होंगे अभी बाजार में उनकी तारीफ करने वाली किताबों का अंबार लगाया जा रहा है, एक के बाद एक। बहुत सारे जी। वीडियोज ऐसे सर्कुलेट किए जा रहे हैं जिसमें उनका बहुत गौरवान्वन किया जा रहा है। और उसका मुख्य कारण यही है कि जो संकीर्ण राष्ट्रवाद की वो बात करते हैं, जो लोकतंत्र और भारतीय राष्ट्रवाद के विरोध की जो बात करते हैं, उसको आगे ले जाने के लिए ये सब कोशिशें चल रही हैं, जिसमें राजनाथ सिंह होंगे, बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो इन विचारों को मानते हैं। और वो पूरे लोग जो भारतीय राष्ट्रवाद के विरोध में हैं, जो संकीर्णता चाहते हैं, जो ऐसे कानून चाहते हैं, ऐसा समाज चाहते हैं जहां कमजोर तबकों को दबाया जाए और उच्च तबकों को बढ़ाया जाए, इस जी। ऐसे प्रकार के लोग सावरकर के गुणगान में लगे जी। हैं और इन चीजों को छुपाना चाहते हैं कि जो वास्तव में सावरकर की सच्चाई थी।
जी, यहाँ एक प्रश्न हमारे दर्शकों के दिमाग में आ सकता है कि जब शाही क्षमादान की घोषणा हो गई और बहुत जी, सारे राजनीतिक कैदियों को, और जिसमें बम बनाने वाले और अंग्रेजों को मारने वाले लोग भी रिहा कर दिए गए, तो जी, सावरकर बंधुओं को क्यों रिहा नहीं किया गया? क्या अंग्रेज उन्हें ज़्यादा खतरनाक मानते थे, या वो चाह रहे थे कि थोड़ा और नरम पड़े ये, थोड़ा और इनको समय दिया जाए? क्या वजह थी? देखिए, ये एक गेस वर्क यानी केवल इसकी एक कल्पना की जा सकती है, क्योंकि ब्रिटिश ने इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा है। अगर ब्रिटिश कारण देते, तो हम बता सकते थे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। पर ये बात हो सकती है क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि ये व्यक्ति एक के बाद एक माफ़िया माँग रहा है, झुक रहा है, समर्पित कर रहा है, तो हो सकता है इसको थोड़ा और झुकने दो, ताकि वो पूरी तरह से झुक कर हम उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये भावना हो सकती है और दूसरा शुरू में उनको डेंजरस डी कैटेगरी रखी गई। हो सकता है उन्होंने शुरुआत में माना हो कि ये व्यक्ति पीछे रहकर बहुत इस प्रकार के काम कर सकता है जो हमारे लिए नुकसान वाले हों। ये तो एक सोचने की बात है। अब शासक वर्ग इससे ज़्यादा तो बता भी नहीं सकता और उन्होंने क्या सोचा होगा, वो भी एक प्रकार का सोचने की बात है, उसमें निश्चित जवाब देना संभव नहीं है। जी, तो कुल मिलाकर ये माफ़ीनामा भी सावरकर के उसी कमजोरियों को दोहराता है, जो पिछले माफ़ीनामों में दिख रहा है, बल्कि इस मोर्चे तक आते-आते जिस तरह से वो अपने क्रांतिकारी अतीत को ठुकरा देते हैं, उससे उनका जो बचा-खुचा कहना चाहिए काम था, उस पर भी हुँ। पानी फिर जाता है, वो भी उनके हाथ से चला जाता है। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर पुनियानी, आज के इस माफ़ीनामे पर, 5वें माफ़ीनामे पर अपना अपने विचार रखने के लिए, जानकारियाँ रखने के लिए। तो दर्शकों, ये 5वां अब माफ़ीनामा था और अब हम अगली कड़ियों में देखेंगे कि किस तरह से सावरकर की रिहाई होती है, या सावरकर जेल में रहते हुए क्या कर रहे हैं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी और ये श्रृंखला अभी चलेगी। सावरकर छूटने के बाद भी क्या-क्या करते हैं, वो भी हम आपको बताएँगे, ताकि आपको सावरकर के बारे में पूरी चीज़ें एक साथ मिल सकें और आप अपनी राय बना सकें उसके आधार पर। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आज की चर्चा के लिए धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।